Students, our today's topic is how do we conserve the biodiversity. Earlier, we have studied that why we should conserve the biodiversity. So now the question arises, if you want to protect the biodiversity, what are the various ways by which you can conserve the biodiversity? तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं बेसिकली. वन इज़ दैट यू कैन कंजर्व द होल इकोसिस्टम. मीन्स आप कहीं किसी भी पर्टिकुलर एरिया के कंप्लीट प्लांट और एनिमल सारों को प्रोटेक्ट कर लो. बट इट इज़ नॉट इकोनॉमिक, क्योंकि इसमें बहुत मनी जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं. तो बेसिकली लोगों को ये काम थोड़ा मुश्किल लगता है कि हम पूरी बायोडाइवर्सिटी को अर्थ पर जितनी है सारों को प्रोटेक्ट कर लें. तो देन व्हाट आर द अदर वेज? तो देर आर टू वेज गिवन इन योर बुक एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट questions. First is the in situ conservation. Situ means the place where the animal or plant is, and next is the ex situ. Ex means आपको पता ही है बाहर, that means outside something. तो that means कि you are conserving the plants and animal outside their natural habitat. तो ये दो चीज़ें हो गई हमारे पास, ये किस तरीके से हम इनको कंजर्व कर सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को. तो जो फर्स्ट मेथड है हमारा कि जिसमें हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंजर्व करना चाहते हैं, तो फर्स्ट वे में हम क्या करते हैं कि उनको उनके प्लेस पर ही कंजर्व करने के लिए हम सोचते हैं और उनके अपनी जगह पर कंजर्व करना. अभी किनको हम ऐसा करते हैं? बेसिकली ये वो एनिमल्स होते हैं जो जिन एनिमल्स को बहुत थ्रेट है, उनको थ्रेटेंड स्पीशीज़ भी बोला जाता है. तो फॉर दैट बेसिकली अब किसी जियोग्राफिकल एरिया में एनिमल्स प्लांट्स बहुत सारे हैं सपोज कर लो, एंड हम चाहते हैं कि इनको हम कहीं नहीं ले जाएं, हम इनको यहीं पे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. तो उसके लिए हमें मतलब जो एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर हमें लगता है कि मैक्सिमम प्लांट्स मैक्सिमम एनिमल्स होंगे, उनको हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं. उन एरियाज़ को हम अर्थ के प्रोटेक्ट कर लेते हैं. सपोज़ हमें लगा कि इन एरियाज़ में ज़्यादा है तो हमने इन एरियाज़ को प्रोटेक्ट कर लिया. ये अर्थ है सपोज़ कर लो ना पूरी, तो ये हमने समझ लिया कि यहाँ पर ज़्यादा है प्लांट्स की स्पीशीज़ एंड एनिमल्स की स्पीशीज़ होंगी. तो इन एनसीईआरटी दे हैव यूज्ड टू वर्ड्स, दैट इज़ एंडेमिज्म एंड हॉटस्पॉट्स. तो इन्हीं एरियाज़ को क्या कहा गया? हॉटस्पॉट्स. दैट मीन्स पूरी अर्थ पे उन प्लेसेस को कंजर्व करना जहाँ पर आपको ऐसी उम्मीद है कि यहाँ पर मैक्सिमम प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीशीज़ होंगी, दैट आर नोन एज हॉटस्पॉट्स. एंड हॉटस्पॉट्स में एक दूसरी चीज़ भी है, दैट इज़ कॉल्ड एंडेमिज्म. व्हाट डू यू मीन बाई एंडेमिज्म? एंडेमिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. इसका मतलब होता है कि ये वो स्पीशीज़ हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स की जो सिर्फ यहीं पर पाई जाती, कहीं और नहीं. सपोज़ कर लो मान लो मैंगो है तो वो सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है, वो वर्ल्ड में और कहीं नहीं पाया जाता. तो ऐसे प्लांट्स की स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, कुछ एनिमल्स भी हो सकते हैं जो केवल यहीं पर या किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही पाए जाते हैं वर्ल्ड में, और वो कहीं नहीं पाए जाते. तो सबसे पहले इस मेथड में कंजर्वेशन के वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट वेयर आर द मैक्सिमम स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ, और उनको हम कंजर्व कर लेते हैं. उनका नाम हम दे देते हैं हॉटस्पॉट्स. तो उनको हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बोलते हैं, और वहाँ पर मैक्सिमम प्लांट्स एंड एनिमल्स होंगे. तो दैट इज़ कॉल्ड रिचनेस. एंड एंडेमिज्म भी वहाँ पर होनी चाहिए. एंडेमिज्म मीन्स कुछ ऐसे एरिया हों वो जहाँ पर वही एनिमल हों विच आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स ऑन द अर्थ. तो इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो थे वो आइडेंटिफाई किए गए थे पहले, और उसके बाद उसमें कुछ और एड ऑन किए हैं, और लेटेस्ट अब 34 हैं. ये इंपॉर्टेंट नंबर हैं, तो आपको याद रखना है कि नाउ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वर्ल्ड की बात हो रही है, तो वर्ल्ड में 34 हॉटस्पॉट्स हैं. और दीज रीजन्स आर ऑल्सो वेरियस एक्सिलरेटेड हैबिटेट लॉस वाले, मतलब जैसे होते हैं ना बहुत सी जगहों पे हैबिटेट लॉस हो जाते हैं, तो उनको भी कई बार हमने उनमें लिया है, उन हॉटस्पॉट्स को भी लिया है. तो उसमें से हमारे पास 4 है हमारे सिलेबस में. वेस्टर्न घाट, एंड नंबर 2 श्रीलंका, एंड नंबर 3 इंडो बर्मा, एंड नंबर 4 हिमालय. तो ये जो हैं हिमालय, श्रीलंका, एंड नंबर 2 वेस्ट इंडो बर्मा, एंड नेक्स्ट इज़ द वेस्टर्न घाट्स. तो ऐसे करके हम इनको लिख सकते हैं. तो दीज आर द वेरियस यू कैन से कि जो हमारे बायो हॉटस्पॉट रिजर्व्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो ये सारे चीज़ों के बाद में अभी हमने नेक्स्ट चीज़ जो देखनी है वो ये कि ये जो 4 हॉटस्पॉट्स हैं, तो हॉटस्पॉट्स का मतलब ये नहीं होता है कि वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के हैं. हॉटस्पॉट सभी के होते हैं, उस पर किसी का वो नहीं है कि ये इस कंट्री का हॉटस्पॉट है या वो उस कंट्री का हॉटस्पॉट है.
तो अब हम इन हॉट स्पॉट्स को जब इकट्ठा ले लेते हैं तो ये पूरे अर्थ का, पूरा अगर अर्थ है तो इसका केवल 2% है। तो अगर हम पूरी अर्थ को कंजर्व करेंगे तो बहुत हमें मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि हम इस 2% एरिया को कंजर्व कर लें, और क्योंकि इसमें मैक्सिमम प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ हैं तो लगभग आप 35% के करीब कंजर्व कर लोगे। तो ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि मैक्सिमम उन चीज़ों को हम प्रोटेक्ट कर लें जहाँ पर मैक्सिमम प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और उस छोटे उन एरियाज़ को कवर करने से आपके मैक्सिमम जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो कंजर्व हो जाएंगे। तो ये हॉटस्पॉट्स जो हैं ये बहुत ही प्रोटेक्टेड और बहुत ही स्ट्रिक्ट उसमें रहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन में। और इंडिया में स्पेशली बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स जो हैं, जितने भी हम बायोडाइवर्सिटी रीजन्स की बात करें तो उनमें बहुत सारे को हमने जो है नेम दिया है, दैट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व। क्योंकि आप नेम्स पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे उसमें जो कि केवल ये नहीं है कि हमने ये कुछ नाम दिए हैं, तो उनको आप अलग अलग नेम से भी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं तो उनके अंदर आप देखोगे कि हमने प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व किया। बायोस्फीयर रिजर्व में, नेशनल पार्क्स में, सेंचुरीज़ में, इनमें डिफरेंस होता है। जो बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत बड़ा एरिया होता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ आ सकती हैं, लेकिन नेशनल पार्क्स और ये जूलॉजिकल पार्क्स एंड बोटेनिकल गार्डन ये सब इसमें जो हैं वो उनमें बायोस्फीयर रिजर्व नहीं आ सकता। तो बायोस्फीयर रिजर्व इज़ अ वेरी बिग एरिया। अब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं इनके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो मना होता है, इंसानों का उसके अंदर जाना नहीं होता है। और जो नेशनल पार्क्स हैं और सेंचुरीज़ हैं या जूलॉजिकल पार्क्स हैं, बोटेनिकल पार्क्स हैं, इनके अंदर ह्यूमन बींग्स का रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में आना जाना जो है वो रहता है। तो 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में भी लोग जा सकते हैं टिकट लेके, ऐसे ही नहीं। और नेशनल पार्क्स जो हैं ये भी काफ़ी बड़े होते हैं और इनमें भी लोग परमिशन के साथ जा सकते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स जो बना देते हैं वो बड़ा सा पूरा एरिया होता है, बस उसको वो मतलब कंट्रोल कर लेते हैं और बोल देते हैं भाई बाहर एक मार्क लाइन बना दी है ऐसे करके कि जी ये बायोस्फीयर रिजर्व है। मतलब ये उसी में लॉयन या टाइगर जो कुछ भी है वो उनके अंदर रहते हैं और बस उस जंगल को भी पूरे को ही वो नाम दे देते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व है। कुछ अलग से उनको करने की इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, इनमें एनिमल जहाँ रह रहे हैं वो वहीं रह रहे हैं और सिर्फ उन्होंने उस टेरिटरी को मार्क कर दिया और वहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया या कम्प्लीटली भी जो है वो उनको मना कर सकते हैं। केवल ऑफिशियल्स जाते हैं देखने के लिए, ऐसा नहीं कि छोड़ ही देते हैं बिल्कुल। ऑफिशियल्स जाते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ हो गई, किसी एनिमल्स में फैल गई अंदर या कुछ है, तो उसके लिए वो रहते हैं। उनके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि सैक्रेड ग्रोव्स हैं। व्हाट आर दीज सैक्रेड ग्रोव्स? जो हैं एक्चुअली ये रूट्स हैं, मीन्स ट्रैक्ट्स हैं, आप रास्ते कह सकते हो हिल एरियाज़ में। तो ये जो सैक्रेड ग्रोव्स हैं मीन्स इसमें जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनको जो ट्राइबल्स हैं या जो और वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, इनहेबिटेंट्स हैं उन फॉरेस्ट के अगल बगल, वो उनको वर्शिप करते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए वो सैक्रेड हैं। तो वो एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको लर्न करने पड़ेंगे। जैसे खासी एंड जंतिया हिल्स हैं मेघालय में, और अरावली हिल्स राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र, एंड सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया एमपी में। इस टाइप के या मेघालय के सैक्रेड ग्रोव्स हैं जो बहुत फेमस हैं। तो यहाँ पर इससे क्या होता है, तो गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट करती है कि ठीक है तुम अपना सैक्रेड ग्रोव बना लो। तो यहाँ पर जितने प्लांट्स एंड जितने एनिमल्स होंगे उनकी ये क्योंकि वर्शिप करते हैं तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है, किसी और को भी ये उनको काटने या एनिमल्स को किल करने नहीं देंगे। तो इट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि आदिवासी लोग, ट्राइबल्स या जो रहते हैं लोग फॉरेस्ट के अगल बगल, वो उसको प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन होता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का, या तो इन सीटू कंजर्वेशन। अब दूसरा मेथड है जो कि एक्स सीटू कंजर्वेशन है। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है? एक्स सीटू कंजर्वेशन मीन्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि हम इस अप्रोच में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स सपोज कर लो बिल्कुल फिनिश होने वाले हैं, यहाँ से बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं, एक आधा प्लांट रह गया, एक आधा एनिमल रह गया, और अब इसको तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आपको, और इसको यहीं पर नहीं प्रोटेक्ट कर सकते जिस जंगल में अब पाया जाता है, क्योंकि उसको तो थ्रेट है। तो उसको हम निकाल करके ले आते हैं और किसी दूसरे प्लेस पर उसको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको फूड, शेल्टर, मेटिंग, हर फैसिलिटी उसको हम देते हैं
सो दैट उनकी स्पीशीज़ जो है वो बढ़ सके। और फॉर दैट रीज़न वी क्रिएटेड जूलॉजिकल पार्क्स हमने बनाए हैं। सपोज़ कोई प्लांट है जो बिल्कुल इंडेंजर्ड है, ख़त्म ही होने वाला है, एक ही दो बचा है, तो हम यहाँ से ले आएंगे इसको, अपने थोड़ी सी फील्ड है हमारे पास, हम वहाँ ग्रो कराएंगे, उनके सीड्स इकट्ठे करेंगे, प्लांट्स को प्रोपेगेट कराएंगे, बहुत सारे प्लांट्स हम बनाएंगे। इसी तरीके से एनिमल्स को ले आते हैं हम, जिनको हम जू में रखते हैं या कहीं और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स में रखते हैं। सफारी पार्क्स भी इम्पॉर्टेंट है। सफारी पार्क्स इन सीटू कंजर्वेशन में आता है, ना कि इन सीटू कंजर्वेशन में, जिसके अंदर कि आपको पता है कि आप टिकट लेके और गाड़ियों में बैठ करके एनिमल्स को देखने के लिए जा सकते हो। वहाँ पर वो ला करके रख देते हैं कुछ एनिमल्स। जू में भी आप जाते हैं तो एनिमल्स देखते हैं, लेकिन जू में इसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ आप एनिमल्स इसलिए रखे गए हैं कि आप उनको देखो, वो उसलिए भी रखे जाते हैं कि उनको उनकी रेस को बढ़ाया जा सके, उनकी मीटिंग करा के और एनिमल्स प्रोड्यूस कराए जा सकें उनको खाने को, और उनको दूसरे एनिमल से उनको शेल्टर मिले। सबसे बड़ी चीज़ इंसानों से ही शेल्टर से बचाव उनका हो जाए कि वो उनको किल ना कर दें। तो एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए देयर आर सर्टेन एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज़, दे आर यू कैन से दे आर कंजर्व इन दिस वे। वो उनको इस तरीके से एक सीटू कंजर्वेशन में रखते हैं। अब केवल यही नहीं रखते, अब इतना एडवांस्ड हो गया है कि नॉट ओनली द थ्रेटेंड स्पीशीज़ गेट द शेल्टर इन दिस काइंड ऑफ सीटू सेटअप्स, लेकिन हम अब गैमेट्स को, एनिमल्स के और सीड्स को, प्लांट्स के, उनको भी हम प्रिजर्व करते हैं एंड वायबल रहते हैं। दैट मीन्स दे आर इन फर्टाइल कंडीशन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड। एंड प्रिजर्वेशन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, जिसके अंदर हम लिक्विड नाइट्रोजन -196 में उनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं। लेकिन आपको ये पता होगा कि एग्स एंड स्पर्म्स कैन ऑल्सो बी फ्रीज्ड, तो इनको भी फ्रीज़ किया जा सकता है जब भी इनको फर्टिलाइज़ कराना हो, इन विट्रो फर्टिलाइज़ करा के बेबी प्रोड्यूस कराए जा सकते हैं। और इवन अभी नए मेथड्स आ गए हैं जिसमें इनको फर्टिलाइज़ करा के एम्ब्रियो बना के उनको भी फ्रीज़ किया जा सकता है, किसी भी एनिमल के या ह्यूमन बींग्स के भी। और प्लांट्स के बीजों को भी, सीड्स को भी आपको पता है, उनको सबको रखा जाता है कि अगर वो एक्सटिंक्ट भी हो गए कभी तो आपके पास सीड रखे हैं, आप ग्रो करा लेना उनको ईजिली। तो इस तरीके से बैंक्स बनाए जा चुके हैं जो सीड बैंक्स कहलाते हैं, स्पर्म बैंक्स कहलाते हैं, एग बैंक्स कहलाते हैं। तो किसी भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ एनिमल्स की हों या कोई प्लांट हों जिनको वी वांट टू प्रोपगेट लेटर ऑन विद द मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर एंड ऑल दैट, तो उस पर्पज़ से भी इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखा गया है आउटसाइड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। तो इनको आपने कहीं रखा है, सीड बैंक आपने बनाया तो सीड आपने वहाँ ला के रखा है ना कहीं से, प्लांट से लेकर के, तो वो अपने प्लेस से अलग हो गए। इसी तरह एनिमल्स जिनको खतरा है, थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं, लायन है चाहे टाइगर्स हैं, उनको ला के आपने जू में रख दिया या पार्क्स में बना के रख दिए मैन मेड, तो वो वहाँ प्रोटेक्टेड हो गए। तो उनको फॉरेस्ट से ले करके आए हो और एक आर्टिफिशियल आपने फॉरेस्ट क्रिएट किया, वहाँ पर उनको रखा हुआ है। तो these are the two methods which is in situ and ex situ conservation. Now come to the last topic and that is, अब हम प्रोटेक्ट करने के लिए हमने और क्या चीज़ें जो हैं वो हमने की हैं। तो आपको पता है कि जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो सारे कंट्रीज़ मिल करके बस स्टार्ट हो जाते हैं कहना कि भाई चलो लेट प्रोटेक्ट, लेट कंजर्व, लेट प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी, कुछ करना चाहिए उसके लिए। तो सारे कंट्रीज़ शुरू हो जाते हैं इन्हीं सब चीज़ों पे, किसी भी मुद्दे पे जो भी चल रहा होता है। तो एक हिस्टोरिकल कन्वेंशन हुआ और ये दो हुए 10 ईयर्स के डिफरेंस पे। तो फर्स्ट जो हुआ था वो अर्थ समिट हुआ था, सबसे पहले अर्थ समिट हुआ था, आपको याद रखने का तरीका है बोर्ड में। और उसके बाद वर्ल्ड समिट हुआ था। आप ये अल्फ़ाबेटिकली भी आप देखो, ई पहले आता है तो अर्थ समिट पहले, वर्ल्ड समिट बाद में हुआ था। ये जो अर्थ समिट हुआ था ये एक बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के ऊपर ही हुआ था इन लोगों ने कि भाई क्या मेजर्स लिए जाएं, क्या किया जाए। तो इन्होंने अर्थ समिट किया और जो अर्थ समिट था उसमें वो हुआ कहाँ था अर्थ समिट? अर्थ समिट हुआ था रियो दी जेनेरियो में। ये यहाँ पर दे हैव गिवन, यू कैन सी इट। तो दे हैव गिवन, just a minute, they have given that various kinds of animals and plants को प्रोटेक्ट करने के लिए रियो दी जेनेरियो में इन्होंने वर्ड सबमिट किया 1992 में। एंड दे ऑल एग्रीड एंड सब ने बातें की बड़ी बड़ी कि भाई हम ये इनको प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद 2002 में अगेन दे हैव ऑर्गेनाइज और यू कैन से फॉलो भी था उसका, वर्ल्ड समिट इन्होंने किया। और जो वर्ल्ड समिट है उसमें इन्होंने इस बात पे सभी कंट्रीज़ ने मिल करके अपनी अपनी ओपिनियन रखी कि हाउ वी कैन गो फॉर अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस कि कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व कर लें और हमारी जो नीड्स हैं वो भी फुलफ़िल होती रहें।
तो दोनों चीज़ों को बचाने के लिए किस तरीके से हमें क्या अप्रोचेस करनी चाहिए उसके बारे में सारे कंट्रीज़ ने मिलके जोहानिसबर्ग में ये हुई थी, साउथ अफ्रीका में। जोहानिसबर्ग एक प्लेस है, तो वहाँ पर तो बहुत सारे कंट्रीज़ आए थे, अराउंड 190 कंट्रीज़ दे वेंट देयर, और उन्होंने वहाँ पे प्लेज ली, प्रॉमिस किया कि हम 2010 तक मैक्सिमम जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ को लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, हर लेवल पर उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो दीज आर द 2 समिट्स, ये आपको याद रखनी है क्योंकि ये भी एग्ज़ाम्स में बहुत आती हैं कि इन दोनों समिट्स में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए लोगों ने, नेशंस ने क्या किए, कौन कौन से कन्वेंशन किए। तो दे हैव डन 2 कन्वेंशन, वन इज़ अर्थ एंड अनदर इज़ वर्ल्ड कन्वेंशन। ये अर्थ कन्वेंशन EC एंड अर्थ कन्वेंशन हुआ था 1992 में, वेयर एज जो वर्ल्ड कन्वेंशन है इट occurs into the 2002 में हुआ था ये। तो 10 ईयर्स का इंटरवल हो गया ना, और 190 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये हुआ था रियो द जेनेरियो में, विच इज़ इन द ब्राज़ील, एंड ये हुआ था साउथ अफ्रीका में, जोहानिसबर्ग में हुआ था ये वाला। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। So let's finish this chapter over here.